हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो क्लास है हमारी व्यक्तिक विभिन्नता की क्लास नंबर 3 है। तो इस सीरीज में आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ मुख्य प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है हमारा, व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ होता है कि दो व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से अलग हों, केवल मानसिक रूप से अलग हों, शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से अलग हों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्तिक विभिन्नता के कारण में हमने समझा है कि वो शारीरिक वे विभिन्न रूप से हो सकते हैं, मानसिक हो सकते हैं, सामवेगिक हो सकते हैं, भाषिक हो सकते हैं, आयु के हिसाब से भी जो है व्यक्तिक भिन्नता पाई जा सकती है, वातावरण के हिसाब से भी। तो इस संदर्भ में हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक एवं मानसिक रूप से जो है व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तिक विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिसका मापन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक में से यह कथन किसका है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया है टायलर, दूसरा दिया है कोहलर, तीसरा दिया है स्किनर और चौथा डी दिया है आपको मास्लो। तो जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ, वैज्ञानिक नाम में जो है समझाने वाला लॉजिक नहीं रहता है, तो इसमें आपको याद रखना होगा ये परिभाषा जो दिया है वो दिया है स्किनर ने। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफी विभिन्नता दिखाई पड़ती है। इसका क्या कारण हो सकता है? आपकी कक्षा के कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं, आपकी कक्षा के कुछ छात्र आपको पसंद नहीं करते हैं, भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण जो है भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। हालांकि ये बात जो है वो भी सही है कि यदि बच्चे जो हैं किसी छात्र को पसंद नहीं करते हैं या उनके शिक्षण की विधि उन लोगों को पसंद नहीं आती है तो वे बोर होकर कक्षा में सो भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात किया है आप अपनी कक्षा में शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आपकी कक्षा में तब भी विभिन्नता दिखाई पड़ती है, तो इसका कारण क्या है? भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करने पर पाते हैं कि कुछ छात्र आयु के पहले परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की आयु में हैं लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है। यह कारण हो सकता है कक्षा में उनके बैठने के क्रम का, व्यक्तिक विभिन्नता का, विद्यालय आने व जाने के साथ उसके भिन्न भिन्न साधनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो ऐसे जो छात्र होते हैं जो समय से पहले परिपक्व हो जाते हैं, और कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनमें आयु बढ़ते जाता है लेकिन मैच्योरिटी जो है वो बहुत लेट में आती है। तो इसका कारण है व्यक्तिक विभिन्नता। ऐसा आपने अपने आसपास के क्षेत्रों में भी देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आपकी कक्षा का एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज है, वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है, उसकी इस व्यक्तिक भिन्नता का कारण है। पहला दिया है उसका विशिष्ट शारीरिक विकास, उसका विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास, और तीसरा दिया है उसका विशिष्ट संवेगात्मक विकास, चौथा दिया है विशिष्ट सामाजिक विकास।
तो यदि कक्षा 7वीं में यदि कोई बच्चा है और वो 10वीं के मैथ्स को सॉल्व कर लेता है, इसका मतलब क्या है, तो इसकी संज्ञानात्मक शक्ति जो है वो दूसरे बच्चों की तुलना में बहुत अधिक है। संज्ञान करने की क्षमता, समझ की क्षमता उसके में बहुत अधिक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव के व्यक्तित्व पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? केवल परिवार का, केवल समुदाय का, ए और सी दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव के व्यक्तित्व पर समुदाय का अर्थ है समाज का, तो समाज का प्रभाव पड़ता ही है। परिवार का प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि परिवार को ही प्राथमिक शाला किसी बालक का माना गया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। व्यक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न बोल रहा है व्यक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है। पहला दिया है वातावरण, दूसरा दिया है वंशानुक्रम, तीसरा दिया है आयु। फिर ऑप्शन बोल रहा है 1 और 2 वातावरण और वंशानुक्रम, दूसरा बोल रहा है केवल 2 केवल वंशानुक्रम, तीसरा बोल रहा है 1 और 3 वातावरण और आयु, और चौथा बोल रहा है ये सभी। तो व्यक्तिक विभिन्नता में मुख्य कारक यदि वो पूछता तो मुख्य कारक में हम वातावरण और आनुवांशिकता को ही मेन कारण मानते हैं, लेकिन वो बोल रहा है प्रमुख कारण, तो कुछ हद तक जो है व्यक्तिक विभिन्नता आयु भी जो है प्रभावित करती है। इस कारण से इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8वां। इसमें बोल रहा है व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करता है केवल वंशानुक्रम कारण, केवल वातावरणीय कारक, ए और सी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है कई बार हो चुका, तो ये जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक विभिन्नता होती है। निम्न मनोवैज्ञानिकों में से यह कथन जो है किसका है? शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक विभिन्नता होती है। तो ये जो कथन है, ये कथन दिया है क्रो एंड क्रो ने। तो ये आपको याद रखना है। क्रो मतलब कौवा वाला नहीं है, ये इसका नाम है। तो क्रो एवं क्रो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिक विभिन्नता के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए? पहला, खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए। दूसरा, उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से दी जानी चाहिए। लिखने तथा सिखाने से पूर्व बच्चों से चित्र बनवाए जाने चाहिए। तो केवल 1 और 3, केवल 3, ये सभी। तो व्यक्तिक विभिन्नता के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको बताना है, तो कुछ भी चीज़ यदि हम पहले समझाते हैं तो वो चित्र हमको पहले बनाना होता है। यदि बच्चा जो है चित्र समझ लेता है तो इसको लिखने और सीखने में उसको आसानी होगी। तो अक्षर ज्ञान जो है प्रारंभ से ही मौखिक रूप से देनी चाहिए, ये बात तो ठीक है। और खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए, ये भी बात ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित
कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है बोल रहा है, सही है ये नहीं बताना है, सही नहीं है। सभी व्यक्तियों की बुद्धि एक समान होती है, तो यही बात जो है सही नहीं है। आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तब भी पढ़ लेते हैं। व्यक्तिक विभिन्नता के अंतर्गत बालकों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, ये बात सही है। पाठ्यक्रम के निर्धारण में व्यक्तिक विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए, ये बात सही है, जो कि बिल्कुल भी नहीं रखा जाता। व्यक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखकर जो है पाठ्यक्रम बनाने की कोशिश जो है की जाती है, लेकिन वो पाठ्यक्रम जो है अभी तक ठीक से सफल नहीं हो पाया। वातावरण भी व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करता है, तो ये बात तो सही है, एक बस सही नहीं, सभी व्यक्तियों की बुद्धि जो है एक समान होती है, सभी व्यक्तियों की बुद्धि जो है एक समान नहीं होती। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तिक विभिन्नता होती है, व्यक्तिक विभिन्नता होती है किन्हीं दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता का होना। दो व्यक्तियों के मध्य शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक रूपों में विभिन्नता। सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व समान होता है, सभी की बुद्धि क्षमता का समान होना। तो व्यक्तिक विभिन्नता जो है वो होती है दो व्यक्तियों के मध्य शारीरिक बनावट, मानसिक, तो इसमें जो है तर्क करने की क्षमता, बुद्धि, उपलब्धि, जितनी भी चीजें हैं वो आ जाएंगे। संवेगात्मक, कोई जो है क्रोधी होता है, कोई नरम स्वभाव का होता है, कोई और कुछ, तो ये सभी चीजें क्या है, संवेग हैं। तो इन सब में विभिन्नता ही क्या कहलाती है, हमारी व्यक्तिक विभिन्नता कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, दो व्यक्तियों में जिन कारणों से विविधता पाई जाती है उन्हीं के आधार पर व्यक्तिगत अंतर के प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार नहीं है। पहला बोल रहा है शारीरिक भिन्नता, तो ये पाई जाती है, अभी हमने देखा। दूसरा मूल प्रवृत्ति संबंधी अंतर, मानसिक क्षमता में विभिन्नता, व्यक्तित्व संबंधी अंतर। 4 ऑप्शन है। शारीरिक विभिन्नता, मूल प्रवृत्ति संबंधी अंतर, मानसिक क्षमता में भिन्नता, व्यक्तित्व संबंधी अंतर। तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है व्यक्ति की विभिन्नता का प्रकार नहीं है। तो मूल प्रवृत्ति संबंधी जो अंतर है ये जो है व्यक्ति विभिन्नता का प्रकार नहीं है। शारीरिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता और व्यक्तित्व संबंधी जो भिन्नता है ये व्यक्तित्व भिन्नता के प्रकार है। अगला है हमारा प्रश्न, मानसिक योग्यताओं में विभिन्नता के अंतर्गत किस कथन को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो मानसिक योग्यता में विभिन्नता, तो मानसिक योग्यता में विभिन्नता जो है उसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता। रुचि संबंधी, यौन अंतर तथा शारीरिक परिपक्वता, स्वभाव संबंधी, तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। तो मन में जो चीजें की जा सकती हैं वो जो है आप देख सकते हैं। तो रुचि जो है बौद्धिक है, स्वभाव संबंधी ये भी मानसिक योग्यता में भी आता है। तत्कालिक स्थिति से परे जाने की, इसका मतलब तर्क करने की क्षमता, तो उसको वो लिख दिया है तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। तो इसको आपको दूसरे शब्दों में समझना है, तर्क करने की क्षमता है। ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो है यौन अंतर तथा शारीरिक प्रकृता, शारीरिक जो विभिन्नता है ये मानसिक योग्यता में शामिल नहीं है। ये जो है हमारा होता है शारीरिक विभिन्नता में शामिल होता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला समान अवस्था, सी दिया है, ए और सी दोनों, अच्छा सी ऊपर आ गया है। भिन्न भिन्न अवस्था और ए और सी दोनों। तो प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्था, मतलब भाषा सीखने की जो अवस्था है, भाषा वो किस में सीख सकता है। तो क्या सब में समान अवस्था होती है भाषा सीखने की,
भिन्न भिन्न अवस्था होती है, क्या भिन्न भिन्न भी हो सकती है, समान भी हो सकती है, ए और सी दोनों। तो प्रत्येक व्यक्ति में जो है भाषा सीखने की अवस्था भिन्न भिन्न जो है पाई जाती है, तभी तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रदर्शित करेगा। और उसका एक टाइप जो है वो है हमारे भाषागत विभिन्नताएं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अच्छे परिवार एवं समुदाय समाज से संबंध रखने वाले बालकों का विकास होता है। तो अच्छे परिवार और अच्छे समाज से यदि जो बालक है वो यदि बिलोंग करता है तो उसका जो विकास होता है वो किस रूप में होता है? सामान्य से कम, औसत, उन बालकों से अच्छा जो अच्छे परिवार एवं समाज में नहीं रहते, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, यदि कोई बालक जो है अच्छे परिवार और अच्छे समाज के बीच जो है रहकर आया है, अच्छे वातावरण से रहकर आया है, तो उसकी जो विकास की अवस्था रहेगी वो उन बालकों से अच्छी रहेगी जो अच्छे परिवार और समाज में नहीं रहते हैं। इनका मानसिक योग्यता भी कम रहेगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी बालकों में अभिवृत्ति जो है एक समान होती है, समरूप होती है, एक समान नहीं होती, इनमें से कोई नहीं। सभी बालकों में अभिवृत्ति आपको जो है बतानी है। सभी बालकों में जो अभिवृत्ति है वो जो है एक समान पाई जाती है। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, बालकों के प्रकार होते हैं तो केवल अंतर्मुखी, केवल बहिर्मुखी, ए और सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बालकों के प्रकार में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का जो सिद्धांत है हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये जो है यूंग महोदय ने बताया था। और उभयमुखी होता है एक, तो दो की बात किया है, तो ये दोनों तो होते ही हैं, एक और होता है उभयमुखी। तो ये जो है उत्तर हो जाएगा हमारा सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है हमारा, संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। यह व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में परिभाषा जो है किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो है टायलर, इसको बीच बीच में टेलर भी लिखा जाता है, क्रो एंड क्रो, फ्रायड, वाइकोत्स्की, ये आपको बताना है। तो ये जो परिभाषा दी थी इन्होंने दी थी टायलर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बालकों में अंतर होता है उनकी रुचि के आधार पर, इंटरेस्ट के हिसाब से, उसकी योग्यता के आधार पर, उसकी क्षमता के आधार पर, इन सभी के आधार पर। तो मनोवैज्ञानिक जो है इंटरेस्ट के हिसाब से भी बांटते हैं बालकों को, उनकी योग्यता के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा इन सभी के आधार पर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि कोई बालक सीखने की प्रक्रिया में कमजोर है तो उस स्थिति में अध्यापकों को कक्षा का आकार रखना चाहिए, कक्षा का आकार कम होना चाहिए, कक्षा का आकार अधिक होना चाहिए, कक्षा का आकार न कम न अधिक होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि कोई बालक जो है सीखने में कमजोर है तो कक्षा का आकार
रखना चाहिए। तो कक्षा का आकार कम होना चाहिए, कक्षा का आकार अधिक, कक्षा का आकार न कम न ज़्यादा। तो आपको ऑप्शन देखकर ऐसा लग रहा होगा कि यदि जो बालक है वो सीखने में कमज़ोर है तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगा देते हैं, कक्षा का आकार बढ़ा देते हैं, लेकिन ये जो है समस्या का समाधान नहीं होता, उसके लिए समस्या बढ़ जाती है। सीखने में कमज़ोर होता है तो बालकों को जो है कक्षाएं बोरिंग लगने लगती हैं। इस कारण से जैसे ही आप कक्षा का आकार कम करेंगे तो वो उनके लिए जो है ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो हैं शुरुआती टाइम पर जो है सीखने में थोड़ा सा ध्यान देते हैं, उसके बाद आधी कक्षा में ये ध्यान देने नहीं लगते। तो इसकी समस्या का समाधान है कक्षा का आकार क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, धर्म एवं समाज दोनों हैं एक दूसरे से पृथक, क्या एक दूसरे से अलग हैं? धर्म एवं समाज एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे को पूर्ण करने वाले। समाज का धर्म से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और चौथा दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धर्म और समाज जो है एक दूसरे के पूरक है। अब ये प्रश्न इसमें आया क्यों? क्योंकि सामाजिक विभिन्नता में कई बार हमको धार्मिक विभिन्नता भी दिखाई देती है। लोग अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं तो उस कारण से विभिन्नता दिखाई देती है। तो धर्म और समाज जो है एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन कई लोगों ने इसे जो है एक दूसरे से पृथक समझ लिया है। इसी कारण से जो है कुछ कुछ स्थितियां जो है गंभीर पैदा हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जाति से संबंधित व्यक्तिगत अंतर को दूर करने के लिए व्यक्ति को करना चाहिए केवल पूर्वाग्रह से स्वयं को दूर रखना, पूर्व धारणा तथा सोच में बदलाव लाना, नकारात्मक मनोवृत्तियों से हटकर सोचना, रूढ़िवादी दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना। तो जाति से संबंधित व्यक्तिगत अंतर को यदि आपको दूर करना है तो आप इनमें से कौन कौन सा उपाय करेंगे? जाति से संबंधित जो है आज भी अस्पृश्यता जो है समाज में बनी हुई है। कुछ व्यक्ति जो है ना चाहकर, कुछ समाज जो है ना चाहकर अभी भी जो है छुआछूत अस्पृश्यता को मानता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? केवल पूर्वाग्रह से स्वयं को दूर रखना, पूर्व धारणा तथा सोच में जो है बदलाव लाना, नकारात्मक मनोवृत्तियों से हटकर सोचना, रूढ़िवादी दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना। तो ये जो है चारों काम हम करेंगे तभी ये चीजें जो है संभव है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, तो इसका जो है मेन उत्तर जो है हमारा बन जाएगा, शिक्षार्थी योग्यता, रुचि और प्रतिभा में जो है एक समान नहीं होते। जो भी नकारात्मक चीजें रहेंगी वो चीजें जो है पहले से उत्तर में सम्मिलित यदि हैं तो उसको आप जो है निगलेक्ट समझिए। विद्यार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती है, ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। ये जो है नकारात्मक भाव है। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है, ये भी नकारात्मक भाव है। पाठ्यचर्या संभव है तभी सभी बच्चे जो है एक साथ एक ही सिलेबस को जो है पढ़ रहे हैं। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। तो ये जो है संभव है, तो ये जो है उत्तर हो जाएगा हमारा डी। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। विकास की दर में, विकास की क्षमता, सामान्य क्षमता, विकास का क्रम, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों।
तो प्रत्येक शिक्षार्थी अर्थात शिक्षा का अर्थ ग्रहण करने वाला जो बालक है वो एक दूसरे से भिन्न होता है। तो शिक्षार्थी की बात किया है, शिक्षा ग्रहण करने वाले की, तो ये जो है विकास की दर में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। किसी का जो है विकास जल्दी तो किसी का विकास कम। इसका मतलब किसी शिक्षार्थी को बहुत जल्दी समझ में आता है और किसी को बहुत कम। तो ये हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26वां। ये बोल रहा है सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिक विभिन्नता, अंतः संबंध, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये जो है, यदि सीमा और लीना जो है एक ही कक्षा में है और सीमा जो है बहुत जल्दी सीख रही है, इसका मतलब उसकी विकास की दर अच्छी है, और लीना जो है ज़्यादा समय लेती है। तो ये जो है उनकी व्यक्तिक विभिन्नता को क्या करता है, स्पष्ट करता है, दर्शाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? तो व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। तो ये नेगेटिव भाव है। दूसरा, व्यक्तिक अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, उसकी असफलता का श्रेय आप उसकी व्यक्तिक विभिन्नता को बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तो ये नकारात्मक अभिप्रेरण का काम करेगा। तीसरा, सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन एवं उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो व्यक्तिक विभिन्नता का जो मुख्य उद्देश्य है वो सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिक विभिन्नता, जरूरत, जो भी आवश्यकता है उसको जानकर उसका आकलन करके उसे उन्हीं के अनुरूप क्या किया जा सकता है, पढ़ा दिया जा सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किनके लिए शिक्षकों को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? तो संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नताएं। नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर दीजिए। तो क्या केवल 2 सही हैं? भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। 1 और 2 दोनों सही हैं। संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताएं, ना तो 1 और ना ही 2, केवल 1। तो ये जो है ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। दोनों चीजें इसमें जो है सहायक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुभाषिकता भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है, एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इस ऑप्शन में आपको 3 नेगेटिव पॉइंट्स दिखेंगे। बहुभाषिकता जो है बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। अगला प्रश्न देखिए, त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ाना, भिन्न संस्कृति से परिचित करवाना, विदेशी भाषा से परिचित कराना। त्रिभाषा में मुख्यतः जो है 3 टाइप्स लैंग्वेज जो है शामिल होते हैं। तो एक जो है आपकी संस्कृति से जो आता है जिसको आप बोली के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा जो है देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ाना, तो इसके लिए हमारे देश में हिंदी जो है,
और तीसरा जो दिया गया है विदेशी भाषा से परिचित कराना, तो ये जो है हमारा अंग्रेजी के लिए दिया गया है। तो त्रिभाषा का उद्देश्य जो है तीनों चीजें हैं, जिसका जो है आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए लक्ष्य भाषा की तुलना अपनी भाषा से करते हैं, धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, उन्हें शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं, व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है हमारा धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, तो इसमें आपको उसको ध्यान में देखकर रखना है। उस समय उनके में तुलना का भाव जो है विकसित नहीं हुआ होता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर व्यक्तिक संवाद कुशलता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक आवश्यक है। मातृभाषा में बच्चों की अधिक रुचि होती है। केवल मातृभाषा के जरिए ही बच्चों के संज्ञानात्मक विकास एवं संवाद कुशलता को बढ़ाया जा सकता है। 4 ऑप्शन है। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रश्न में जो है दुनिया भर की चीजें ऑप्शन नंबर ए में प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता, विभिन्न भाषा बोलने वाले बच्चों का लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित मतलब उनको निराश करती है, शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, भाषा शिक्षण में बाधक है, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त कैसे हो सकता है? यदि वो चीज़ें जो है आप जिस भाषा में उसको बता रहे हैं उस भाषा में वो चीज़ वो नहीं समझ रहा है और आपको उसकी जो है विविधता का ज्ञान पहले से है, तो आप उस चीज़ का उदाहरण उसको उसकी भाषा में बता सकते हैं कि ये वो चीज़, तो थिंग रिलेट करके उसको आसानी से जो है समझ सकता है। तो इसी कारण से हम बोल रहे हैं कि भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में वो जो है प्रयुक्त हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता, भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमी करता है, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है, भाषा सीखने में बाधक है। तो यदि आप इसमें भी ध्यान से देखें तो आपको जो है 3 नेगेटिव टर्म दिखाई देंगे, 3 नेगेटिव पॉइंट दिखाई देंगे, जबकि एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान या प्रयोग जो है उसके संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। यदि किसी को 2 भाषाओं का ज्ञान है इसका मतलब उसकी समझ बहुत अच्छी है, संज्ञान की जो क्षमता है उसमें बहुत अच्छी है। 3 भाषा का ज्ञान है तो उसकी संज्ञानात्मक क्षमता और बहुत अच्छी है। तो ये जो है समृद्ध होने का संकेत है। अगला प्रश्न देखिए 35वां, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, अभिव्यक्तात्मक कौशल पर ही बल देना चाहिए, परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए,
बच्चों को मानक भाषा प्रयोग करने के लिए ही कहना चाहिए। तो बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विभिन्न कल्चर से जो आए हुए बच्चे हैं, वैसी कक्षा में भाषा शिक्षक को, जो भाषा उनको सिखाता है, उसको क्या करना चाहिए? तो उनको जो है परस्पर बातचीत करने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए, ताकि वो अपनी बहुभाषिकता को क्या कर सकें? विकास कर सकें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने से संबंधित कौन सा विचार उचित है? व्याकरणिक नियमों के अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए। तो जहां व्याकरण की बात किया वो बात पहले से गलत है। व्याकरण के थ्रू हम भाषा को बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। दूसरा, समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करना चाहिए। ऐसे परिवेश, ऐसे वातावरण का निर्माण जिससे क्या कर सकें, हम भाषा को समृद्ध बना सकें, उसे सीख सकें। अधिक से अधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो पुस्तक निर्माण करके क्या करेंगे? बालकों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक, अर्थात उनको दबाव देकर विकसित की जानी चाहिए। तो ये काम जो है बिल्कुल भी गलत है। तो हमको ऐसा परिवेश का निर्माण करना चाहिए जो भाषा सीखने में क्या हो? आसान हो। ऐसा परिवेश बच्चों को प्रोवाइड कराना चाहिए। तो आज हमने कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में। तो आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक है। आगे के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।